दी लेजेंड ऑफ किलर की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वो चर्च का फादर ह्यूंग के ऊपर वाइन गिरा के कहता है कि ये कैसा है, क्या ये अच्छा है? हम तुम रास्कल्स का ही इंतजार कर रहे थे, तुम फकिंग डी रैंक का बास्टर्ड्स। तो उसके इस हरकत की वजह से ह्यूंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे जो कॉइन दिया गया था उसे अपने दांत से काटते हुए कहता है कि हमेशा कुछ रियल इडियट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ 2020 ही दूरदृष्टि है और वो कचरे और चॉकलेट के बीच में डिफरेंस जाने बिना ही बात करते हैं। क्या तुम भी उनमें से एक हो जूसी? तो देखते हैं कि वहां पर अभी भी कुछ किलर्स बाकी होते हैं। तो जे और ह्योन फाइट के लिए बिल्कुल रेडी होने लगता है और जे कहता है कि हमें अपना पूरा ताकत लगाकर तुमसे लड़ना होगा, है ना? हम तुम पर सिर्फ इसलिए इजी नहीं होंगे क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। तो ह्योन भी हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत माइटी एक्टिंग कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा बी रंग है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दुनिया क्रूर है। तो उन लोगों की बातें सुनकर उस फादर के दो चमचों में से एक कहता है कि ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा हंसाने वाला है। तो दूसरा वाला कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि बी रंग होने का क्या मतलब है। तो ह्यूंग कहता है कि ऑफ कोर्स हमें पता नहीं है, आफ्टर ऑल हम डी रैंकर बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और ह्यून बड़ी तेजी से उस चमचे के ऊपर अपने किक से अटैक करता है, लेकिन वो चमचा भी किसी से कम नहीं होता है। वो बड़ी तेजी से उसके अटैक को डॉच कर लेता है। तभी वहाँ पर जे भी आ जाता है और वो उसके ऊपर पंच मार के कहता है कि याद रखो हम डोगो ब्रदर्स हैं जो एस रैंक डिसाइपल्स बनेंगे। लेकिन वो चमचा उसके उस अटैक को भी डॉच कर लेता है। तो ये देखिए जे कहता है कि ये अजूसी एक बी रैंक के लिए परेशानी वाला है, मुझे लगता है कि हमें बेवकूफ़ी करना बंद कर देना चाहिए। और वो दोनों ही बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन ये चमचा भी किसी से कम नहीं होता है। वो उनके सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। तो उन लोगों को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर बाकी के किलर्स कहता है कि वो लोग तो काफी अच्छा है, क्या वो दोनों सच में बच्चा है? वो लोग तो डरे हुए भी नहीं है, भले ही वो सीनियर के खिलाफ है। और यूना भी उन दोनों को देखकर हैरानी से सोचती है कि डोगो ब्रदर्स तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्या उन्होंने अपना कॉन्फिडेंट हासिल कर लिया? जब वो पार्क संडो के खिलाफ लड़ रहे थे तब की तुलना में वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग लगा। और वो चमचा उन दोनों से बचते बचते एक बेंच के ऊपर आ खड़ा होता है और हैरानी से अपने मन में कहता है कि क्या वो छोटा लड़का कहाँ पर गया? बट तभी देखते हैं कि बेंच के नीचे से उसकी दोनों पैरों को कोई पकड़ लेता है और वो जब पीछे की तरफ देखता है तो वो ह्यून होता है। और ह्यून हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? तो उसे यहाँ पर देखकर वो चमचा सोचता है कि क्या वो यहाँ पर कब आया? तभी ह्यूंग चिल्ला के कहता है कि जे। इसी के साथ जे अपने दोनों मुक्कों को बांधकर उस एक जंप लगाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख के वो चमचा भी काफी हैरान हो जाता है। बट दूसरे ही सीन में देखते हैं कि ह्यून के चेहरे के ऊपर खून गिरा होता है और वो चमचा कहता है कि क्या तुम लोगों ने पीटर जैसा बनने का सपना देखा है? मैं भी ऐसा था जब मैं तुम्हारे एज का था। और देखते हैं कि उसके हाथ में एक लोहे का डंडा होता है जिसमें खून लगा होता है और वो चमचा कहता है कि जबकि हमें अपने सपने देखने वालों को असली दुनिया दिखाने की जरूरत है तो मुझे भी बेवकूफी बंद कर देना चाहिए। और लोहे का रॉड उसने जे के हाथ में घुसा दिया होता है और जे दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तो ये देख के यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हमारा पीटर अभी भी शांत होकर उन लोगों को देख रहा होता है। और ये देख के ह्यून चिल्ला के कहता है कि जे। और वो जैसे ही जे की तरफ आगे बढ़ने लगता है वो चमचा उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, कहता है कि ये कैसा है? ये देख के यूना चिल्ला के कहती है कि रुको, और वो आगे बढ़ने लगती है। बट तभी पीछे से दूसरा वाला जो चमचा होता है वो पीटर और यूना के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि असली दुनिया को देखो। इसके बारे में बताया जाता है कि ये ग्लोरी किलर्स का डायरेक्टर है जंग, इसका रैंक है बी और ये 33rd नंबर प्लेस पे है और इसका स्पेशलिटी होता है ग्लाइड करना। अब ये क्या है तो आगे पता चलेगा। और इधर देखता है कि वो चमचा नंबर 1 ह्यून के बार बार मुक्का मार मार के उसका हालत खराब कर रहा होता है। और इधर चमचा नंबर 2 उन दोनों को कहता है कि उस ओल्ड मैन ने बी रैंकर बनने के लिए अपना पूरा जीवन काम किया। नॉर्मल किलर्स में से जो लोग उस रैंक तक पहुंचते हैं उन्हें स्पेशल कहा जाता है। ग्लोरी के डी रैंकर्स ऑर्डिनरी लोगों को अपना टारगेट बनाकर मिशन पूरा करता है और डी रैंकर का टोटल नंबर होता है 336। और सी रैंकर्स गैंगस्टर्स और दूसरे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है और सी रैंकर्स का टोटल नंबर होता है 200। और बी रैंकर्स होते हैं वो अपने मिशन पर दूसरे किलर्स को इनकाउंटर करते हैं, यानी अगर वो लोग किसी मिशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पर दूसरे किलर्स भी होंगे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से होंगे और वो उन लोगों को मार के अपने रास्ता खाली करता है। और टोटल बी रैंकर्स का नंबर होता है 100। और ए रैंकर्स नेशनल लेवल एसेसिनेशन मिशन का इंचार्ज है और ए रैंकर्स का टोटल नंबर होता है सिर्फ 36। और आगे कहता है कि
और जब तक तुम किलर हो तुम्हें अपने मौत तक चाकू चलाना होगा। ग्लोरी के टॉप तक पहुंचने के लिए तुम्हें खून उगलने तक अपना बेस्ट देना होगा। मान लो कि तुम ए रैंकर्स बनने के लिए तुम्हें अपना पूरा जीवन एक किलर बनने के लिए डेडिकेट करना होगा। हालांकि रैंक एस और उससे भी आगे तक पहुंचने के लिए अकेले एफर्ट्स कभी भी काफ़ी नहीं होगा। फाइनली ऐसा किलर्स है जो पीक पर खड़े हैं और वो है 12 डिसाइपल्स ऐसे ही होते हैं। और मैं बता दूं कि इन्हीं 12 डिसाइपल में से हमारा पीटर नंबर 1 पे आता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और प्रेजेंट में देखते हैं कि उस चमचे ने हमारी जेव के हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दिया होता है और उसे कहता है कि बच्चे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि डिसाइपल कैसे बने। तो ह्यून बहुत ही मुश्किल से कहता है कि व्हाट द हेल तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो डिसाइपल हंसते हुए कहता है कि बस दोबारा जन्म लो। और वो उसके ऊपर मुंह के एक जोरदार मुक्का मारता है। कहता है कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने एरोगेंट थे। डिसाइपल माय एस अपने मॉम के पास वापस जाओ। तो ये सुन के दूसरा चमचा हंसते हुए कहता है कि क्या बकवास है, ऑनर ऑर्फनेज के बच्चों का मॉम ही नहीं होते हैं। और ये सब कुछ सुनकर उन लोगों की हालत देखकर यूना कहती है कि इतना दूर तक जाना। तभी वो चमचा कहता है कि हे तुम लड़की, और उसके सर पे जोर से मारती है अपनी उंगली से और कहता है कि किसी ऐसे पर्सन के लिए जो कभी ऑक्टोपस का अनुचर हुआ करता था तुम्हें डी रैंकर होने के लिए भी बहुत थैंकफुल होना चाहिए। तुम्हारे पास किलर बनने के लिए ना तो क्वालिफिकेशन है और ना ही स्किल्स। तुम्हारे पास से एक कुत्ता भी तुम पर हंसेंगे, तुम कुतिया। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो ऐसे मैं याद दिला दूं कि हमारा लियोना पहले ऑक्टोपस का फॉलोअर था जो हमारे बूढ़े पीटर को मारने के लिए आया था। आप लोगों को याद ही होगा कि ये एपिसोड के पहले वाले सीन होते हैं। और तभी योना भी हमारे बूढ़ा पीटर को मारने के लिए आई थी। तभी वो चमचा फिर से कहता है कि ओ हाँ, लेकिन कौन जानता है, अगर तुम ऑक्टोपस जैसा आधी भी कैपेबल होती तो शायद तुम मेडिसिन खरीद सकती थी। और वो फिर से यूना को अपनी उंगली से मारने वाला था, बट तभी हमारा पीटर उसके हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के वो चमचा भी हैरान हो जाता है। पीटर कहता है कि सीनियर प्लीज अपना लाइन क्रॉस मत कीजिए। ये सुन के वो चमचा अपने मन में कहता है कि ये कमीना बास्टर्ड कौन है। वो पीटर को कहता है कि तुम कमीने, बट तभी पीटर उसके हाथ को और जोर से टाइटली पकड़ता है। तो वो चमचा चिल्ला के कहता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। तो पीटर कहता है कि नहीं। और यहीं पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही अंधी लड़की, इसका नाम मैं भूल गई हूँ लेकिन इसे पहले एपिसोड में दिखाई गई थी, जिसके पास हमारा पीटर यंग होने के बाद हेल्प के लिए आया था। तो वो पीटर के कॉलर पकड़ के चिल्ला के कहती है कि आप अलग नहीं हो सकते सन भाई। देखो न्यू बाई किलर किम सोंगू, क्या ये कोई सेंस बनती है कि आपने एक ए रैंकर की पार्क संडो को हराया है। आपके स्किल के साथ ये सिर्फ समय की बर्बादी है। इससे पहले कि ग्लोरी आप पर संदेह करने लगे, न सिर्फ प्लेन बल्कि हर कोई खतरे में पड़ जाएगा। उन बच्चों की जिंदगी की परवाह कौन करता है, बस कोई हंगामा मत करो। तो पीटर अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि इन कमीनों के पीछे छुरा घोंपने के लिए मुझे डी रैंकर होने के मुखौटे के पीछे छिपने की जरूरत है। और वह चमचा पीटर को एक जोरदार थप्पड़ लगा के कहता है कि जब एक एडल्ट बात कर रहा हो तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए उसके सामने एरोगेंटली एक्ट करने की। तुम एक जिगोलो की तरह दिखते हो। क्या तुम लड़की के सामने टफ एक्टिंग करने की ट्राई कर रहे हो। वैसे मैं जिगोलो को मतलब बता दूं कि जैसे कोई यंग लड़का किसी अमीर और बूढ़ी औरत को डेट कर रही हो। और पीटर को मार खाते हुए देखकर लियोना भी काफी हैरान हो जाती है। तभी पीटर कहता है कि आप जितना चाहे मुझे मार सकते हैं। ये सुन के वो चमचा कहता है कि क्या। तो पीटर कहता है कि बट प्लीज उन्हें हॉस्पिटल ले जाने दे मुझे। पहले एक बेहोश हो गया है और दूसरा बहुत ज्यादा घायल है। आप भी जानते हैं कि अगर मैंने उन्हें हॉस्पिटल लेके नहीं गया तो उनका लाइफ डेंजर में पड़ जाएगा। और डिसाइपल के विषय में हल्के में बात कहना भी साहस मत करो। मैं अपने सीनियर की टीचिंग को कभी भी नहीं भूलूंगा, इसलिए प्लीज। तो वो चमचा अपने हाथों को मलते हुए हंसते हुए कहता है कि ये कमीना, तुमने सच में मेरा सारा मोटिवेशन खत्म कर दिया है। ठीक है, हम इसे यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन पहले तुम अपना वॉलंटरी लाइसेंस हमें दे दो। ये सुन के पीटर उसकी तरफ देखता है और वो चमचा हंसते हुए कहता है कि जब तुम बड़े और मजबूत बन जाओ तब इसके लिए वापस आना। और दूसरे सीन में देखते हैं कि वो चारों ही उस चर्च से बाहर आ गया होता है और जे ह्यून को सहारा दे के जा रहा होता है। तो ह्यून कहता है कि हाँ सीरियसली ये क्या था। हम टीचर वांगू से क्या कहेंगे। अगर हमने कहा कि हमने अपना लाइसेंस खो दिया है तो वो हमारे सारे बालों को खींच कर निकाल देगा। सॉरी लियोना किम सोंगू, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन तुमने इसमें शामिल ना होकर अच्छा किया। हमारे लाइसेंस का परवाह किसे है, क्या हम उन्हें री इशूड नहीं करवा सकते।
वैसे भी अगर तुम दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाते तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाता। हाँ सीरियसली, मैं लीडर हूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों को सिर्फ अपना कूल साइड दिखाने की जरूरत है। तभी पीटर उसके सर पे हेलमेट देकर कहता है कि चलो चलते हैं लीडर, खाना खाने का वक्त हो गया है। और देखते हैं कि ह्यून बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, तो वो उसी हाल में कहता है कि हाँ ठीक है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि पीटर और यूना बाइक पे जा रहे होते हैं। तो यूना कहती है कि हे किम सोंगू। तो पीटर कहता है कि क्या। तो यूना कहती है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं स्ट्रांगर बन जाऊं। तो ये सुन के पीटर कहता है कि ये बकवास बातें करना बंद करो, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो यूना कहती है कि मैं बस पूछ रही हूँ, क्या तुम ठीक हो। तो पीटर कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो यूना कहती है कि तुमने उन्हें वो लेने दिया, अगर तुम कमजोर हो तो ये तय है कि तुमसे चीजें छीन लिए जाएंगे। मैं कमजोर हूँ, मैं एनोइंग हूँ, इससे मेरी कमजोर होने की फैक्ट नहीं बदलेगी। तभी पीटर अपना बाइक की स्पीड बढ़ाता है और जिससे यूना उसे टाइटली पकड़ लेती है। वैसे शायद हमारा यूना ही हीरोइन है। तो यूना कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग हो। फिर हमें रात का सीन दिखाई जाता है उसी चर्च में। तो दोनों चमचे बात करने लगता है। एक कहता है कि इसके बारे में दोबारा सोचने पर यह बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रहा है। अब तक तो हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस कर रहे थे, हालांकि ऐसे बेवकूफों के साथ अपने ही जगह पर लड़ना बहुत ही अनोइंग है। तो दूसरा वाला कहता है कि अगर वो संभल जाए तो वो कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेंगे। तो ये सुन के पहला वाला कहता है कि लेकिन वो लड़का तभी दूसरा वाला कहता है कि कौन, हैंडसम वाला, या वो जिसका कोई आईब्रो नहीं था। तो पहला वाला कहता है कि नहीं, वो जिगोला जैसा दिखने वाला। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो अभी भी यंग है, हालांकि उसकी आंखें बहुत ही वायलेंट था, वो अब एडल्ट नहीं बन सकेगा। बट तभी वो सामने देख कर हैरान होता है क्योंकि वह पर कोई अकेला आदमी एक बैठा होता है और वो हमारा पीटर होता है। तो उसे देखकर वो आदमी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर फिर से मार खाने के लिए आए हो, या फिर आज तुम इंटरफेयर करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आए हो। पीटर उन लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। ये देख के वो आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब कोई एडल्ट तुमसे बात कर रहा है तो तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि क्या तुम्हें सच में इतना दूर जाने की जरूरत था। ये सुन के वो आदमी कहता है कि हाँ, क्या इस कमीने को इनफ मार नहीं पड़ा, अब मैं तुम्हें डेफिनेटली सिखाऊंगा। तो पीटर अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें दिखाने के लिए आया हूँ जो तुमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा और जो तुम फिर कभी भी नहीं देख पाओगे, एक एस रैंक का डिसाइपल का स्किल। और वो उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग एक रियल डिसाइपल का स्किल देखना चाहते हो। ये सुन के पहले वाला आदमी कहता है कि डिसाइपल का स्किल, और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि एक डिसाइपल का स्किल, सोचो क्या ऐसा कुछ सच में होगा। हे तुम रास्कल, मैं 14 साल से यही कर रहा हूँ और मैंने कभी भी कोई डिसाइपल नहीं देखा है। हंसते हंसते तो उसकी आंखों में आंसू भी आने लगता है और वो उसे पूछते हुए कहता है कि हे ऊपर वाले, ये लड़का नहीं जानता कि दुनिया कैसे काम करता है, चलो उसे पहले थोड़ा पीटे और यहाँ से निकाले जियोंग। बट जैसे ही वो जियोंग की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है कि रुको, वह अभी तक खड़ा क्यों है। और वो उसे बुलाता भी है कि जियोंग जियोंग। और इधर उसका सीन दिखाया जाता है, वो पीटर को ठीक से ऑब्जर्व कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि वो एक हाई स्कूलर है जो डी रैंक का किलर है और उसका नाम भी मुझे ठीक से याद नहीं। उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ एक माला है जो हथियार भी नहीं माना जा सकता है। उसके पास तो हर जगह ओपनिंग्स है। फक, मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके वो आंखें कैसे किसी डी रैंक वाले बच्चों के हो सकते हैं। तभी वो पहले वाला आदमी कहता है कि हे जियोंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे ये मत बताना कि तुम उस बच्चे से डर गए। तो जियोंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और अपने मन में कहता है कि हाँ, वो तो बस एक बच्चा है जिसकी आंखें डर्टी ग्लैड है, मैं उसके जैसे किसी के सामने क्यों झिझक रहा हूँ। फिर वो अपने हाथों में एक बुक को लेता है जो बाइबल होता है और वो पीटर को कहता है कि बच्चे, इस बिजनेस में अनस्पोकन रूल है, अगर किसी हायर रैंक वाले के खिलाफ विद्रोह हो तो फिर सीनियर के पास सारे राइट्स हैं जूनियर को एग्जीक्यूट करने का। और वो बड़ी तेजी से पीटर की तरफ उस बुक को थ्रो करता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस बुक को तुम्हारी तरफ फेंकता हूँ तो तुम अपने आर्म को उठाओगे और उसे ब्लॉक कर लोगे और अनजाने में ही तुम अपने रिब्स को खोल दोगे। जहाँ तुम्हारा चोट लगा है उस जगह को पकड़ना एक आसान काम है, तो तुम नेचुरली झुक जाओगे। हालांकि तुम्हारे रिब्स वो मेरा रियल टारगेट नहीं था, मैं तो तुम्हारे आंखों के पीछे था और यह अंत है। लेकिन देखते हैं कि तभी वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके हाथ जो पीटर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वो कट जाता है और वो जिस चीज से काटा होता है वो है पीटर के हाथ में रखे हुए माला। और वो अपने मन में कहता है कि हो क्या रहा है, क्या ये एक सिंपल सा माला नहीं है।
और वो स्टिल वहीं पर खड़ा होता है। बट तभी देखते हैं कि साइड पे उसके बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे और उसकी दोनों साइड पे जो चेयर वगैरह रहता है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर तरफ उसकी माला बिखरा होता है। और जियोंग हैरानी से अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। बट देखते देखते ही हमारे पीटर ने उसके गले को काट दिया होता है, वो भी उसी माला के रस्सी से। बट तभी वो होश में आता है और घबरा के अपने गले को पकड़ता है। तो ये सब कुछ अभी तक जो कुछ भी हुआ वो उसका इमेजिन होता है। तभी वो दूसरा वाला आदमी उसे कहता है कि हे जियोंग, तुम वहां पर एब्सेंट माइंडली होकर खड़ा होकर क्या कर रहे हो। और वो आदमी तो अभी भी डरा हुआ होता है और अपने गले को पकड़ के रखा होता है और उससे काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है। और वो पीटर को देखकर अपने मन में कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं 1000 बार मर चुका हूँ। यानी उसकी इमेजिन में ही हमारे पीटर ने उसे 1000 बार मार डाला है। और देखते हैं कि पीटर उसी जगह पे उसी माला को लेकर बिल्कुल वैसे ही खड़ा होता है। और जियोंग घबराते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने दशकों के काउंटलेस बैटल से कुछ ना कुछ सीखा है। मैं इंस्टिंक्टिवली ये फील कर सकता हूँ कि मैं फाइट शुरू होने से पहले ही अपने ओपोनेंट से हार जाऊंगा। फिर भी ये क्या है, वो पूरी तरह से अलग लेवल पर है। मैंने उसके जैसे किसी पर्सन को कभी भी इमेजिन नहीं की। और उसे याद आता है कि पहले उसने पीटर की गाल पे किस तरह से थप्पड़ मारा होता है। ये सोच के वो कहता है कि फक, मैं इसके परिणामों का सामना करने के बजाय मरना पसंद करूंगा। तभी पीटर उसके पास आके उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। इससे ही जोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो कहता है कि मैं गलत था, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, आज मैंने जो किया उसके लिए अगली बार। बट तभी हमारा पीटर उसकी गाल पे हल्का सा थपथपाता है और उससे आहिस्ता से कहता है कि मैंने सुना था कि मौत को सेंस करने का स्किल एक किलर की लाइफ में फंडामेंटल नॉलेजमेंट है। जैसे कि कहा जा रहा है, सीनियर आपने ऑलरेडी एक ग्रेट लेसन को सीख लिया है। और ये कह के पीटर बाहर की तरफ चला जाता है और वो आदमी घबरा के अपने घुटने के बल बैठ जाता है। ये देख के वो पहला वाला आदमी उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम अभी। बट तभी जियोंग चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वो आदमी कहता है कि रुको, क्या तुम जानते हो कि क्या चल रहा है। और पीटर को उन सभी की बातों सुनाई देता है। बट तभी उसे कोई चिल्ला के कहता है कि क्या आप पागल हैं। और वो सामने की तरफ देखता है तो वो वही अंधी लड़की होती है और वो अपने डॉग के साथ वहां पर आई होती है। और वो पीटर को चिल्ला के कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए सन भाई, और आपने फाइट क्यों किया। अगर उन्हें आपके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तो उसके बात सुन के पीटर बेफिक्र होके कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुन के वो लड़की कहती है कि क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो पीटर उसे कहता है कि जरा इसके बारे में सोचो, वो एक बी रैंक का किलर है लेकिन वो एक डी रैंकर के खिलाफ हार गया। अगर उसने ये किसी को भी बताया तो अपमानित होने के अलावा वो किलर बने रहने में भी सक्षम नहीं होगा। इस फैक्ट के कारण कि वो एक 18 साल के न्यू बॉय से बिना एक भी पंच मारे हार गया। अगर तुम उसकी जगह पे होती तो क्या तुम ये बात किसी को भी बता पाते जीवन। क्या तुम भी कूदने वाले हो। और इस लड़की का नाम होता है जीवोन। तो जीवोन ये सब कुछ सुन के अपने मन में कहती है कि मैं इतना ज्यादा चिंतित थी कि मैं उनके पीछे आ गई। काश वो थोड़ा चुप रहते और मुझे उनसे हेट करने देते। तभी पीटर हमारा न्यू बाइक को स्टार्ट करता है और बड़ी तेजी से वहां से निकल पड़ता है। फिर हमें हमारा ह्यून और जे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहे होते हैं और चिल्ला के कहता है कि तुम पागल बास्टर्ड, तुम लोगों का आइडिस बेसिकली तुम्हारा लाइफ है, फिर भी तुम लोगों ने उन्हें खो दिया। और वो दोनों ही डर के मारे कांपते हुए वहीं पर बैठा होता है और अपने मन में कहता है कि हम तो गए काम से, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पीटा गया और उससे हमसे छीन लिया गया। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें ये कहना चाहिए कि मॉम ने कपड़े धोते टाइम उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। ओह दैट्स राइट, हमारे पास तो मॉम ही नहीं है। तो क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए ताकि वो हमारी चीजों को ढूंढ लाए। अगर हम पुलिस के पास गए तो वो हमें अरेस्ट कर लेंगे, है ना। बट तभी उन्हें कोई कहता है कि हे बच्चे। तो वो दोनों उसकी तरफ देखता है और ये होता है जीवोंग, वही जो इन दोनों का अच्छा खासा धुलाई किया था। और उसे देखकर वो दोनों इतना ज्यादा डर जाता है कि चिल्ला के कहता है कि फक, एक भूत, यहाँ से चले जाओ तुम कमीने भूत। तो जियोंग उन दोनों को कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो। तो वो दोनों ही फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जेओ से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए सर, क्या आप एक और फाइट चाहते हैं सर। तो उनकी बातों को सुनकर जियोंग कहता है कि क्या तुम लोग आर्मी में भर्ती हो रहे हो, तुम बार बार सर क्यों कह रहे हो। यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये वापस देने के लिए आया हूँ। और वो उन चारों की आईडी कार्ड्स को वापस देता है। तो ये देख के वो दोनों ही कहता है कि हमारी वॉलंटरी आईडीज। और दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होता है। जे कहता है कि हेउंग हम बच गए। हेउंग ने नहीं, हेउंग जोशी, मैंने तो सोचा था कि आप एक बास्टर्ड हो लेकिन आप तो एक अच्छे पर्सन निकले। तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो।
और वो हमारे पीटर की तरफ देखता है जो कुछ फाइल लेके पढ़ रहा होता है और वो शायद लियोना के बारे में देख रहा है। और पीटर को देख कर ही उसके पसीने छूटने लगता है और अपने मन में कहता है कि कितना डरावना बास्टर्ड है ये। और वो उन दोनों को कहता है कि मैं ऐसे चलता हूँ। तो वो दोनों ही उसे झुक के कहता है कि सेफली वापस जाना ह्योंगनिम। तो ये सुन के जियोंग कहता है कि मुझे ऐसा मत कहो, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। और पीटर उन लोगों की यह हरकतें देख रहा होता है। फिर वो रियोना की आईडी कार्ड को देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उसे ये वापस देना चाहिए। हालांकि मैंने उसे कहीं पर भी यहाँ पर नहीं देखा। और यहाँ पर वो दोनों लड़कियों के सामने शो ऑफ करने लगता है। तो एक लड़की कहती है कि डोगो ब्रदर्स, मैं आपके आईडीज को देखना चाहती हूँ। तो ये सुन के ह्योंग कहता है कि एक किलर स्टूडेंट का हिम्मत भी कैसे हुआ इसे देखने की। तो दूसरी वाली कहती है कि रुको, रियल किलर्स के साथ मीटिंग कैसे गया। तो ह्योंग फिर से बड़ा ही करते हुए कहता है कि हाँ, वो मुझसे कमजोर थे। फिर हमें ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यूना अपने नाइफ चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो एक पुतले के ऊपर बार बार स्टैब कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि कितना पैथेटिक। और उसे ह्योंग और पार्क सांडो की फाइट का सीन याद आता है जहाँ पर वो दोनों फाइट करते हैं लेकिन लियोना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर उसे डोगो ब्रदर और चर्च के फादर का फाइट याद आता है। वहाँ पर भी लियोना सिर्फ देख ही रही होती है और ये सब कुछ याद करके वो अपने मन में कहती है कि पहले और उसके बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हूँ। और वो ट्रेनिंग करके काफ़ी देर थक गई होती है और अपने मन में कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इस दौर पर मेरा यंगर ब्रदर यूजिन खतरे में होगा। तभी वहाँ पर हमारा पीटर आ जाता है और वो उसे कहता है कि इतना पैथेटिक क्या है। तो यूना उसकी तरफ देखती है। तो पीटर उसे उसकी आईडी कार्ड को वापस देते हुए कहता है कि ये लो, मैं यहाँ पर तुम्हें ये वापस देने के लिए आया हूँ। तो यूना उस आईडी को नहीं लेती और कहती है कि ये ठीक है, तुझे ये लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या इसका कारण तुम्हारा यंगर ब्रदर है। और उसके फोन के कवर पे उसके और उसके यंगर ब्रदर का पिक्चर होता है। तो पीटर उसे कहता है कि तुम खुद को पैथेटिक कहते हो लेकिन फिर भी तुम एक किलर बनने की कोशिश कर रही हो जो तुम पर सूट नहीं करता। तब यूना चिल्ला के कहती है कि चुप हो जाओ। और वो पीटर की कॉलर को पकड़ के गुस्से में कहता है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम सही हो, मुझे तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो यूना कहती है कि तो फिर इतना लापरवाही से बात मत करो जबकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो पीटर कहता है कि हालांकि मैं कुछ कुछ जानता हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा बायोलॉजिकल भाई नहीं है, यानी इसकी सगा भाई नहीं है। तो ये सुन के यूना हैरानी से कहती है कि तुम्हें यह कैसे पता। तो पीटर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। तो यहीं पर हमारा यूना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो थोड़ा छोटी थी। तभी उसके पास एक छोटा सा लड़का आके कहता है कि नूना, मैं आपके साथ मेरी गो राउंड में जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। हम फैमिली है ना। तो ये सुन के यूना कहती है कि फैमिली माई एस, तुम अपना बकवास बंद करो। और यहाँ पर यूना सच में काफी क्यूट लग रही होती है और वो गुस्से में वहां से जाती हुई कहती है कि यहाँ से निकलो लियोजिन, तुम तो मेरा असली भाई भी नहीं हो। और बैकग्राउंड में यूना पीटर को कहती है कि फैमिली, जिस दिन मैं पैदा हुआ और सबवे स्टेशन के लॉकर में छोड़ा गया तब से मेरा कोई फैमिली नहीं था। मुझे तो बस मर जाना चाहिए था लेकिन बदकिस्मती से मैं बच गया और ऑर्फनेज भेज दिया गया। वहाँ खाना और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी लेकिन यह अनकंफर्टेबल नहीं था। फैमिली और फ्रेंड्स, मुझे ना तो साहस था और ना ही कुछ करने का इरादा। आफ्टर ऑल मैं फिर से अबेंडन नहीं होना चाहती थी। अकेले रहना बुरा नहीं है, वास्तव में ये अच्छा है। मैं हर दिन यही सोचता था कि मैं जल्दी से मरना चाहता हूँ। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि यूना एक बेड के ऊपर आंखें खोलती है और वह काफी ज्यादा जख्मी होती है और साइड से कोई चिल्ला के कहता है कि लियोना संभल जाओ लियोना, डॉक्टर उसकी काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गई है। तो डॉक्टर कहता है कि हुआ क्या। तो वो आदमी कहता है कि एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी है लेकिन हम खून को नहीं रोक सके। तो डॉक्टर कहता है कि हमारे पास कोई भी खून नहीं बचा, क्या हमें उसे ऑनर हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। तो ये सुन के वो आदमी कहता है कि किस लिए, हम उसे बस फेंक सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि फिर भी यूना बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ है। आदमी कहता है कि लेकिन ठीक है, वो यहाँ पर अकेला नहीं है जबकि हमारी फंडिंग कम हो गया है, इसलिए ये बेहतर होगा। यूना अपने साइड में देखती है तो उसे वही बच्चा जो उसका छोटा भाई कहता है वो वहां से बाहर निकल रहा होता है। हे, अगर तुम यहाँ पर खड़े रहे तो ये खतरनाक होगा, इसलिए बाहर निकलो जल्दी से। तो वो लड़का कहता है कि मेरे लिए रुके टीचर। और यहाँ पर फिर से यूना की आवाज आती है जहाँ पर वो कहती है कि बेहतर होता अगर मैं शुरू में ही मर गया होता। मुझे पता था कि क्या जगह है ये दिन तो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन ये ठीक है, मुझे इस पर कोई भी पछतावा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा है।
और दूसरे सीन में देखते हैं कि लियोना जाग गई होती है। तो उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि क्या तुम उठ गए हो? तो यूना कहती है कि मैं अभी तक जाग क्यों रही हूँ। और यूना की वॉइस कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि ये एक मिराकल था। और ये मिराकल होने के बाद और देखते हैं कि यूना उस प्लेग्राउंड पे जाती है और वहाँ पर बच्चों से पूछती है कि ली यूजिन कहाँ पर है। तो यूना की फिर से आवाज़ आती है। उस मिराकल होने के बाद ली यूजिन गायब हो गया। वो लड़का बहुत ही जिद्दी था। टीचर ने कहा कि उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे उसके नूना को बचाने की जरूरत है, और अगर इससे वो मर भी जाता है तो भी ठीक है। और यूना हॉस्पिटल में बड़ी तेजी से भाग रही होती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि लियोजिन तुम कहाँ पर हो। और फिर से यूना की वॉइस कहती है कि उसने कहा कि ये सब कुछ खत्म हो गया है। फिर हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा होता है, और वो डॉक्टर को कहता है कि क्या मेरी नूना अब ठीक है। और यूना की वॉइस कहती है कि मैंने सोचा कि मेरा कोई भी फैमिली नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ थे मेरे देखभाल करने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा एक फैमिली भी है। और छोटी यूना बेचारी रोती हुई कहती है कि लियोजिन तूने ऐसा क्यों किया। और देखती है कि कॉरिडोर पे डॉक्टर और एक आदमी जा रहे होते हैं बात करते हुए। तो वो आदमी कहता है कि डॉक्टर हो, क्या आप जानते हैं कि ब्लड जमावट करने वाले दवा का एक पैक कितना कीमत होता है? एक बोतल 17 लाख वॉन का होता है, और वो कई दिनों से हर 5 घंटे में इसे खा रहा है। वो एक भूत है जो मेरे सारे से पैसे को ले जा रहा है। चलो लियूजियन को फेंक देते हैं और उसका इलाज करना बंद कर देते हैं। बट तभी वहां पर हमारा यूना पहुंच जाती है और वो डॉक्टर से टकरा के नीचे गिर जाती है। तो उसे देखकर डॉक्टर कहता है कि लियोना। तो यूना कहती है कि डॉक्टर प्लीज उसे मत फेंके, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, मैं पैसा कमा सकती हूँ। हॉस्पिटल फी कितना है, मैं इसके लिए पे करूंगी। नहीं चाहिए कितना भी क्यों ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। आफ्टर ऑल मैं उसकी नूना हूँ। और यूना की वॉइस कहती है कि ये पहली बार थी जब मेरे पास जीने का कोई कारण थी। और प्रेजेंट में वो रोती हुई कहती है कि कौन परवाह करता है कि वो मेरा रियल ब्रदर है या नहीं। अगर वो मुझसे थोड़ा अलग दिखता है तो किसे परवाह है, मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ करूंगी। तो पीटर उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि ठीक है, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे काम में अपना नाक घुसा दी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अपने ट्रेनिंग को खत्म करो। तो यूना कहती है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। वह पीटर के हाथ के कपड़े को पकड़ के कहती है कि हे। तो पीटर उसकी तरफ देखता है और यूना कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे स्ट्रांग बनने में मदद करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ किम सोंगू। तो पीटर उसकी तरफ देखता है और वो पीटर की तरफ। तभी वो शर्माती हुई अपने हाथ को पीछे खींच लेती है और अपने मन में कहती है कि तुमने ये क्या कहा लियो ना, तुम पागल कुतिया। ओह मैं खुद को मारना चाहती हूँ, मैं उससे हेल्प कैसे मांग सकती हूँ। ओह काम डाउन, मैंने बस गलती की है। अगर मैं सिंसियर टोन में बात करती हूँ तो सिचुएशन को रिकवर कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तो मेरा मतलब है कि, और चिल्ला के कहती है कि तुम मेरा टीचर बन जाओ। तो ये कहने के बाद दोनों के बीच में थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। तभी पीटर कहता है कि क्या तुम आमतौर पर इस तरह से फेवर मांगती हो। तो यूना चिल्ला के कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं और कितना सिंसियर बनूं। तो पीटर कहता है कि ऑल राइट। तो यूना वहां से जाती हुई कहती है कि ठीक है जो भी हो, मैं तुम्हारे जैसे टीचर के बिना अच्छे से अकेले ही कर रही हूँ। तभी पीटर कहता है कि मैं एक्चुअली तुम्हें एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था। और ये सुनने की ही देरी थी कि यूना बड़ी तेजी से पीटर के पास आके कहती है कि क्या आपने मुझे बुलाया है टीचर। तो पीटर उसे कहता है कि तुम जैसे डिसाइपल की कल्पना करना भी भयानक है। ये सुन के यूना चिल्ला के कहती है कि मैं समझ गई, तो जल्दी करे और मुझे इंस्ट्रक्ट दे टीचर। तो पीटर उसे कहता है कि इसके बारे में सोचे तो तुम कमजोर हो, और तुम एक ग्रेट फिजिक के साथ भी पैदा नहीं हुई हो। तुम बहुत सी चीजों से डरती हो, तुम्हारे गुस्सा बहुत ही खराब है। एक किलर के लिए ये सच में एक भयानक विशेषता है। और पीटर की ये सारे बात बेचारा योना की तीर की तरह चुभती है। तो योना चिल्ला के कहती है कि तुम मरना चाहते हो, मेरे पर्सनालिटी के साथ क्या मसला है। तो पीटर कहता है कि हालांकि मिस योना तुम्हारे पास एक किलर की सबसे बेस्ट आंखें हैं। ये सुन के योना अपने मन में कहती है कि आंखें। तो पीटर उसे कहता है कि ऑक्टोपस रेस्टोरेंट वाले दिन से ही तुम, हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे पीटर ने पहली बार ऑक्टोपस के गार्ड को एक स्टिक से मारा होता है, और यूना की आंखें इतना तेज होती है कि उसने उस स्टिक को भी देख लिया होता है। और फिर दूसरे सीन में जब हमारे पीटर के साथ डोगो ब्रदर्स की फाइट हुआ था पहली बार, तब उन लोगों की सारे फाइट्स, यह तक कि हमारे पीटर ने अपनी मुट्ठी में जोड़ नहीं डाला था, ये चीज़ भी यूना नोटिस कर ली थी। फिर जब चर्च के फादर के साथ डोगो ब्रदर्स का फाइट हुआ था, वो भी लियोना बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रही थी। और जब पार्क संडो के साथ हमारे पीटर का फाइट हुआ था और पार्क संडो कितनी तेजी से अपने नाइफ को चला रहा था,
ये चीज़ भी योना बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। और हाँ, ये सब कुछ याद करके हमारा पीटर अपने मन में कहता है कि हाँ, वही लियोना जिसे मैंने देखा था। उसकी नज़र कभी भी फाइट से भटकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही थी वो सभी टेक्निक जो वो देख सकती थी। तो पीटर यूना को समझाते हुए कहता है कि बेसबॉल प्लेयर्स जो अक्सर होम रन करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो आने वाले बॉल्स के सिलाई को भी देखने में सक्षम है। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि तुम्हारे डायनामिक विजुअल एक्यूटी उनसे कई ज़्यादा है। और अपने मन में कहता है कि मुझे बहुत हैरानी हुआ जब मैंने तुम्हें पार्क संडो की फिंगर्स को देखते हुए देखा। आप लोगों को याद ही होगा कि पार्क संडो और हमारे पीटर की फाइट के बीच एक बार पार्क संडो अचानक से पीटर के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी योना वो चीज़ देख ली थी। पीटर के मुंह से अपने इतने सारे तारीफ सुन के योना ब्लश करने लगती है और चिल्ला के कहती है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने को किसने कहा। तो पीटर कहता है कि मैं बस फैक्ट को बता रहा हूँ। और वो अपने कोट से कुछ निकालने लगता है और कहता है कि फिर भी एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे कई सीमाओं को एडवांटेजेस में बदल सकता है। एकमात्र हथियार जिसका यूज तुम किसी को भी हराने के लिए कर सकते हो। और वो योना की तरफ कुछ फेंकती है जिसे योना पकड़ लेती है और वो कहता है कि अगर तुम इसे प्रॉपरली कंट्रोल करना सीख लो तो तुम बिना टीचर के भी अच्छे से कर सकोगे। ये चीज तुम्हें एक रियल किलर बना देगा। और ये सुन के योना अपने हाथों में इस चीज को देखती है, लेकिन हमें वो चीज दिखाई नहीं गई थी। और योना अपने मन में कहती है कि ये तो, और ये पर सीन कट हो जाती है। हमें ह्यून और जे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास 50,000 वन का एक नोट होता है और वो उसे सूंघते हुए कहता है कि इसका स्मेल काफी अच्छा है। तो ह्यून कहता है कि वो हमें ऑफिशियली किलर होने के लिए हर हफ्ते 1 मिलियन वन देंगे। तो जे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं डिसाइपल बन जाऊंगा तो मुझे कितना ज्यादा पेड किया जाएगा, 10 गुना। और उन दोनों की बकवास बातों को सुनकर पीटर अपने मन में कहता है कि नहीं, डिसाइपल को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये हमारा बूढ़ा बेटा था जब वो एक किलर था, और तब वो कितना ज्यादा अमीर था ये तो साफ साफ दिख रहा है। तभी हेयोंग कहता है कि मुझे इस पैसों से क्या खरीदना चाहिए। तो जे उसे कहता है कि हेयोंग, तुमने कहा था कि तुम यारपेड मैक्स खरीदना चाहते हो। और हमारा पीटर उन पैसों को देखकर अपने मन में कहता है कि 1 मिलियन वन एक डी रैंकर के लिए ये इतना ही है। ऑब्वियसली हमारे पीटर के लिए तो ये पैसा एक पानी की बूंद जितना है। फिर पीटर उन दोनों को पूछता है कि वैसे स्टूडेंट लियोना वो कहाँ पर है। तो जे कहता है कि लियोना, मैं 100% श्योर हूँ कि वो अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पर गई होगी। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब। तो जे कहता है कि वो कुछ समय से ये कर रही है, करीब 2 हफ्ते हो गया होगा। मुझे लगता है कि वो शायद अभी सफाई कर रही होगी। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या सफाई। तो जे कहता है कि खैर बहुत समय हो गया है। वो किलर्स के पीछे छोड़े गए निशानों को साफ करती है और देखती है कि यूना एक घर की साफ सफाई कर रही होती है जहाँ पर हर तरफ बस खून ही खून बिखरा होता है, यानी किसी का मर्डर किया गया है यहाँ पर। और जे पीटर को कहता है कि ये मुझे घिनौना लगता है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन वो सिट और आते को भी छूने में सक्षम है, शायद वो गिफ्टेड है। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ह्यूंग कहता है कि कितना इंटेंस है, वो एक ऑफिशियल किलर है तो वो इस तरह बिना कुछ किए भी हर हफ्ते 1 मिलियन पाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना दूर क्यों जाती है। और यूना अपने छोटे भाई का पिक्चर देख रहा होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये सब कुछ वो अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है। तभी ह्यूंग कहता है कि शायद वो अपने खाने का भुगतान करने के लिए। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या खाना। तो ह्यूंग कहता है कि वो बहुत ज्यादा खाती है। तभी जे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो इतना ज्यादा क्यों खाती है। इसका कारण क्योंकि वो पैसा बचाना चाहती है। आखिरकार कैफेटेरिया का खाना फ्री है, भले ही तुम बहुत ज्यादा ही क्यों ना खाती हो। तभी ह्यूंग कहता है कि हे हे ऐसा मत करो, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए तुम्हें भी खूब खर्चा करना होगा। किम सोंगो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मेरे ज्ञान भरे बातों को सुनो। तभी जे उसे कहता है कि ह्यूंग, सोंगो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। ये देख के ह्यूंग कहता है कि वो मुझे इग्नोर करते हुए भी बहुत एलिगेंट दिखता है, ये बहुत ही अनोइंग है। और पीटर तो अपने ही ख्याल में होता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो उन सारे पैसों का यूज खुद ही कर सके। तो ऐसा लगता है कि वो कोई सीक्रेट अपने छोटे भाई से छुपा रही है। तभी ह्यून के फोन में मैसेज आता है। ये देख के वो दोनों ही कहता है कि ली यून ने बस अभी हमें मैसेज किया है, लेकिन और उस मैसेज में लिखा हुआ था मेरे लिए मेरा स्कार्फ लेके आओ। ये देख के ह्यूंग कहता है कि लेकिन इतना हॉट स्प्रिंग वेदर में उसे स्कार्फ की क्या जरूरत है। और दूसरे ही सीन में हमें फ्रोजन आइस प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तापमात्रा 20 डिग्री पर होता है
और वहां पर वो दोनों पहुंच जाता है और उन दोनों की ही नाक बह रहा होता है। तो जे कहता है कि आखिर लियोना ने हम जैसे वैल्यूएबल पर्सन को इस जगह पर क्यों बुलाया है। और वो दोनों ठंड के मारे कांपने लगता है। यह था कि जो स्कार्फ उसने लियोना के लिए लाए थे वो दोनों ही ओढ़ के बैठा होता है। तो जे के बात सुन के ह्यून कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। हे लियोना, तुम जानते हो कि हम हर हफ्ते 1 मिलियन पे के लायक हैं, जल्दी करो। तो यूना उसे कहता है कि वाह, तुम्हारा बकवास बहुत ही ओरिजिनल है। कुछ समय पहले तक जो कैफेटेरिया का खाना खरीदने का अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये सुन के बेचारा ह्योन ठंड से कांपते हुए कहता है कि चलो जो भी हो जल्दी करो और इसे लो। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो योना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। और वो दोनों तो आइस को देख रहा होता है। तो ह्यूंग कहता है कि क्या तुम्हें एक नया पार्ट टाइम जॉब मिला है। और जे कहता है कि वाह, तुम्हें शायद बहुत ही ज्यादा वेतन मिलता होगा। तो उनकी इन बातों को सुनकर यूना चिल्ला के कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, तुम इडियट्स। और वो दोनों उन आइस पर पंचेस लगाने लगता है। तो जे कहता है कि तो तुम सच में क्या कर रही हो। अगर तुम ट्रेनिंग कर रही हो तो क्या तुम अपने वेयर हैंड के साथ इन आइस के ब्लॉक्स को तोड़ने वाले हो। तो उसकी बात सुन के यूना कहती है कि वेल, मैं अपने बेयर हैंड से नहीं बल्कि इससे तोड़ूंगा। और वो अपने हाथ में कुछ दिखाता है। ये देख के ह्यून और जे कहता है कि क्या ये तो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वेपन को हमारे पीटर यूना को देकर कहता है कि इसे रोप डार्ट कहते हैं। और देखते हैं कि वह उसके हाथ में एक छोटा सा रस्सी होता है, मतलब जो बहुत पतली होती है लेकिन लंबा। और साथ ही एक छोटा सा तीर जैसा एक डार्ट होता है। तो उसे देखकर यूना कहती है कि ये मुझे रियल कलर बना देगा। तो पीटर कहता है कि हाँ, रोप डार्ट बुसुकी एक ट्रेडिशनल वेपन है। तुम अपने बॉडी के चारों ओर रस्सी को लपेटते हो और अपने दुश्मनों पर डांट फेंकते हो। शक्ति बेग के समानुपाती होते हैं। इसमें घुमाव का सुविधा होने के कारण ये नॉर्मली फेंकने की तुलना में ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। एक और एडवांटेज ये है कि तुम्हारे दुश्मन को ये पता नहीं चलेगा कि डांट कब और कहां से आ रहा है। पीटर की सारे बातों को सुनकर यूना उस रस्सी को देखकर कहती है कि ये फास्ट है और स्ट्रांग भी। लेकिन किम सोंगू ये सीखने के बजाय बेहतर है कि। और तभी इधर प्रेजेंट में हेयुंग और जे दोनों ही हंसते हुए कहता है कि तुम गन का यूज करो बेवकूफ। उस सो कॉल्ड हिडन वेपन को चुनने की कल्पना करो। और हेयुन उस ड्रॉप डार्ट से एक बर्फ के टुकड़े को तोड़ता है और कहता है कि इसने एक बार में बर्फ का एक मोटा टुकड़ा तोड़ दिया, लेकिन ये अभी भी एक खिलौना ही है। हेयुन के इस शॉट को देखकर जे तालीम बजाते हुए कहता है कि नाइस शॉट सर। हेयुन फिर से यूना को कहता है कि बहुत सारे पावरफुल और सुविधाजनक गन्स हैं, तो फिर तुम इसका यूज क्यों कर रहे हो। एक शॉट एक मौत, गन्स बढ़िया है। इसकी बातों को सुनकर यूना कहती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, एक शॉट एक मौत। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर यूना भी सेम इस तरह की पीटर को सवाल पूछती है। तो पीटर उसे कहता है कि लेकिन अगर तुम 5 लोगों को मारना चाहती हो तो तुम्हें ऑलरेडी 5 ब्लड को शूट करना होगा। लेकिन ये चीज अलग है, रोप डार्ट। और प्रेजेंट में देखते हैं कि यूना उस रोप डार्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, उस बर्फ के ऊपर। और वो बहुत तेजी से अटैक करती है, इतना तेजी से वहां पर रखे हुए बहुत सारे बर्फों को एक ही बार में वो तोड़ देती है। और अपने मन में कहती है कि मेरी रोप डार्ट एक शॉट में सबको मारना पॉसिबल बना सकता है। और ये देखे तो जे और ह्योन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ह्योन चिल्ला के कहता है कि तुमने इन सभी को इसके साथ तोड़ डाला। और जे कहता है कि कहो कि ये बस लक था। और वो दोनों साइड में जाके फोन चेक करने लगता है। जे कहता है कि ह्योन उसका नाम क्या था, रेड डार्ट या फिर स्ट्रिंग डार्ट, क्या कीमत कितना है, हमें कोपंग में जाके देखना चाहिए। वैसे ये एक शॉपिंग मॉल का नाम है। और उन लोगों को इस तरह से देखकर यूना कहती है कि इतना ऑब्वियस मत बनो। और इसी तरह से शाम हो जाती है और हमारा यूना उस जगह से बाहर निकल रही होती है। तभी उस जगह के ओनर, जिसका नाम है पार्क बिंगसू, और ये एक डी रैंक का किलर है और इसका जगह होता है 113। और वो इस फ्रोजन आइस प्लांट का ओनर होता है। तो वो यूना को कहती है कि क्या तुमने अच्छा किया। तो यूना कहती है कि हाँ सनबेनी, मैं जाने से पहले इसे क्लीन कर दूंगी। ये सुन के वो ओनर कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ। क्या तुमने अपना नाम लियोना कहा। मैंने अपने हिस्से के लोगों को देखा है जो लोग यहाँ छिपते हैं और आइस को तोड़कर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को तुम्हारी तरह आइस को डिस्ट्रॉय करते देखा है। और देखते हैं कि हमारे यूना ने वहाँ के सारी आइस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो यूना उसकी बात सुन के कहती है कि आई एम सॉरी। तो वो ओनर कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यूना अपने बैंक से पैसा निकालती हुई कहती है कि ओ हाँ, मैं आपके आइस के लिए पे करना तो लगभग भूल ही गई थी। तो ओनर कहता है कि इट्स फाइन, ये 3 घंटे पहले ही हो गया है। तुम्हारा एक दोस्त आया और उसने आइस के लिए पे कर दिया। उसने मुझे 1 बिलियन वॉन दिया।
और ये दोस्त और नहीं बल्कि हमारा पीटर होता है। तो ये सुन के यूना भी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो यूना की तरफ कुछ चीजें फेंक के कहते हैं कि और उसने मुझे ये दिया, इसे लो। तो यूना उस चीज को कैच कर लेती है और वो एक मलम होती है और देखते हैं कि यूना के हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और ओनर कहता है कि उसने कहा कि तुम्हें इसका जरूरत होगा, इसलिए मेक श्योर करो कि तुम इसे निशान पड़ने से पहले ही लगा लो। फिर यूना उस जगह से बाहर निकल आती है और वह हमारे पीटर के मैसेज को चेक करती है जिसमें पीटर ने कहा था, मिस यूना, मैंने न्यूज लेटर को तुम्हारे डेस्क के अंदर रख दी है। तो उस मैसेज को देखकर यूना सोचती है कि मुझे क्या कहना चाहिए, थैंक यू, थैंक्स, और वो लिखने ही वाला था लेकिन फिर से वो काट देती है और सोचती है कि नहीं, मुझे किम सोंगू को क्या कहना चाहिए, वॉट भाड़ में जाओ। वह पीटर को फोन लगाती है तो पीटर कहते हैं कि हाँ, क्या चल रहा है। तो यूना कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा हैरान थी कि लंच में आज क्या हुआ होगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। तो यूना कहती है कि बोरिंग। तो पीटर कहता है कि आज स्पाइसी मैरिनेटेड पोर्क और स्ट्रॉबेरीज थी जो तुम्हारा फेवरेट है। यूना कहती है कि मैं समझ गई, बाय बाय। तभी पीटर कहते हैं कि मिस यूना, तुम्हें एक रियल वेपन मिलने के लिए तुम्हें बधाई हो। ये सुन के यूना थोड़ी हैरान होती है, फिर कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। और यहाँ देखते हैं कि पीटर एक फाइल में कुछ देख रहा होता है और उसके साइड में ही हे और जेउन होता है, सॉरी जे होता है, जहाँ पर जे बैठा होता है और हेयोन उस रोप डार्ट से प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि नहीं, लियो ना घुमावदार थी, आखिर उसने ऐसा कैसे किया। और अपने मन में कहता है कि क्या वो सच में गिफ्टेड है। तो जे कहता है कि हार मान लो हेयोंग, अगर तुम्हारे पास इसके लिए बेसिक नहीं है तो तुम कॉम्बैट में इसे यूज नहीं कर सकते, भले ही तुम 10 साल तक ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। तो पीटर उस फाइल को वहीं पर रख देता है और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वो जानती है वो वेपन और स्ट्रेंथ जिसका वो खोज करती रही है बहुत समय पहले से ही ऑलरेडी उसकी मुट्ठी में थी। और उस फाइल में एक पिक्चर में दिखाया जाता है कि रोप डार्ट जैसी एक चीज से ही यूना पहले ही प्रैक्टिस कर ली होती है, मतलब पता नहीं इसे क्या कहती है, मुझे नहीं पता। खैर फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में बैठा होता है और कोई चिल्ला के उसे कहता है कि हे तुम कमीनो, सब लोग एक बार में ही मुझसे लड़ो, मैं पार्क संडो हूँ। और पार्क संडो पूरा ही नेकेड होता है और देखते हैं कि उसने वहां पर सभी लोगों को मार मार के एकदम हालत खराब कर दिया है, बहुतों को उसने जान से भी मार दिया होता है। और चिल्ला के कहता है कि तुम बेवकूफ बी रैंक और सी रैंक के बास्टर्ड का एक ट्रक भर के लाओ, क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मुझे मारने के लिए काफी हो। तभी कोई कहता है कि कितना एनोइंग है ये। और देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आया होता है जो नीचे पड़े लोगों के हाथ के ऊपर पैर रख के जा रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि बी रैंक वाले ये नहीं कर सकते और सी रैंक वाले तो और भी ज्यादा होपलेस है, हमारे ए रैंक वाले पार्क सोंडो को मारने के लिए हाँ, एक डिसाइपल को यहाँ पर आने की जरूरत है ना। तो यह आदमी एक डिसाइपल होता है और उसे देखकर सभी लोग उससे झुक के सलाम कर रहे होते हैं और सामने हमारा नंगा पुंगा पार्क सोंडो खड़ा होता है और वो भी इस डिसाइपल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है। और जैसे ही वो डिसाइपल उसके सामने खड़ा होता है, पार्क संडो के हाथ से डर के मारे उसकी तलवार ही छूट जाता है, यानी वो जो नाइफ यूज करता है। तो वो डिसाइपल उस नाइफ को उठाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें बेट लगाना सच में काफी ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ भी एक लगाओ, एक ए रैंक नहीं, किलर पार्क संडो जो एस रैंक के डिसाइपल होने के करीब था। और वो उसे उसकी नाइफ को वापस देके उसके करीब आके कहता है कि क्या तुम एक रियल डिसाइपल के खिलाफ जीत सकते हो। और उसके डरावने स्माइल को देखकर पार्क संडो घबरा के कहता है कि डिसाइपल नथानाइल। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्ची जमीन पे लेट के रोती हुई कहती है कि नहीं नहीं, मुझे नीडल से नफरत है, डैन भी ये नहीं करने वाली है। और उसको इस तरह से रोते हुए जे और ह्यून भी देख रहा होता है। तो जे कहता है कि वो काफी कमजोर है, वो एक सिंपल नीडल की वजह से इतना ज्यादा हंगामा क्यों कर रही है। तो ह्यून कहता है कि एक एडल्ट बनने के लिए उसे अभी भी बहुत लंबा सफर तय करना है। और दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो दोनों ही इंजेक्शन लगाने से काफी ज्यादा डर रहा होता है। और ह्यूंग कहता है कि नूना, क्या हम इसे नीचे डाल सकते हैं। और उन दोनों को देखकर यूना कहती है कि हे ऊपर वाले, ये लोग तो ह्यूंग कहता है कि हे रुको रुको, आप लोग इतना सारा ब्लड क्यों ले रहे हैं, लोग तो सोचेंगे कि हम यहाँ पर डोनेट करने के लिए आए हैं। और पीटर अपने मन में कहता है कि जब तुम एक न्यू किलर बनते हो तो तुम्हें अलग अलग टेस्ट से जुड़े फिजिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, ग्लोरी द्वारा मैनेज डिवाइन ऑरर हॉस्पिटल में। और देखते हैं कि पीटर और यूना दोनों ही काउंटर पर आए होते हैं। तो काउंटर वाली लड़की पीटर से पूछती है कि तुम्हारा जन्म कौन सा साल में हुआ है। तो पीटर कहता है कि 50 नहीं 5 2005। यानी देखा जाए तो पीटर तो अभी मुझसे भी ज्यादा छोटा है। और पीटर अपने मन में कहता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है,
लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस ब्लड कलेक्शन की है। वहाँ पर एक नर्स आके कहती है कि किम सोंगुनिम, अब ब्लड कलेक्शन का टाइम हो गया है। पीटर अपने मन में कहता है कि उनके ब्लड निकालने का कारण सिंपल है। और यहाँ पर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर इस ब्लड कलेक्शन के बारे में जीवोन को बता रहा होता है और कहता है कि वो तुम पर कलर डालता है। बायोलॉजिकल और फिंगरप्रिंट्स जैसे इंफॉर्मेशन एज के साथ नहीं बदलते। अगर तुमने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देकर भागे तो ये कलर तुम्हें उन्हें ढूंढने और तुम्हें मारने में हेल्प करेगा। ये सिर्फ टाइम की बात है जब तक उन्हें पता नहीं चल जाता कि पीटर का डीएनए जो यहाँ स्टोर है और किम सोंगू का डीएनए जो आज निकाला गया है वो बिल्कुल एक जैसे है। दूसरे शब्दों में कहो तो मेरा आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगा। और पीटर का ब्लड कलेक्ट हो गया होता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि जीवॉन अपने फेस पे बहुत सारे खीरा लगा के बैठी है और साथ ही अपने डॉगी को भी लगाया है। और वो पीटर को कहती है कि रुको सन भाई, जरा इसे फिर से कहो, आज आपने क्या किया। तो पीटर कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया ना, मैंने अपना ब्लड कलेक्ट करवाया। ये सुन के जीवॉन उसे जोर जोर से मारती हुई कहती है कि तुम बुढ़े खुसट, तुम मेरे मौत बनोगे। पहले तो तुमने एक खतरनाक बीरंगे किलर से फाइट मोड़ लिया और इस बार आपने क्या किया, ब्लड, आपका ब्लड कलेक्ट करवाया गया। ऐसा लगता है कि जैसे आप ये एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप ही पीटर हो। ये सुन के पीटर सोचते हुए कहता है कि एक एडवर्टाइजमेंट, ये एक अच्छा आइडिया है। ये सुन के जीवन चिल्ला के कहती है कि क्या कहा आपने, क्या आपको मरने का शौक हो रहा है सनबाई। तो पीटर उसे कहता है कि वेल, मैं सिर्फ बैठे रहकर उनके अटैक होने का प्लान नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे उनके परस्यूट को गुमराह किया जाए। तो जीवन पूछती है कि वो क्या है। तो पीटर बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि मैं हॉस्पिटल को बम से उड़ा दूंगा। ये सुन के जीवन फिर से उसे गुस्से में मारने लगती है और इस बार तो उसका खीरा उड़ते हुए सीधे डॉगी के पास जा रहा होता है और डॉगी उसे खा रहा होता है। तो जीवन चिल्ला के कहती है कि तुम बेवकूफ बुढ़े। तो पीटर कहता है कि अब क्या हुआ जीवन। जीवन कहती है कि कुछ ऐसा कहो जो सेंस बनाए। क्या आप पागल हो गए हैं सच में, क्योंकि आप बुरे होने से बच गए हैं। तो पीटर कहता है कि वो हॉस्पिटल। तो जीवन कहती है कि मुझे पता है। पीटर कहता है कि ये वो जगह है जो ग्लोरी क्लब का एक खजाने की तरह है। ग्लोरी क्लब द्वारा मैनेज किया गया ये कोरिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से एक है, जो बाहर से देखने में ऑर्डिनरी लग सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या करता है। एसिसिनेशन को मेडिकल एक्सीडेंट बताकर छुपाना, घायल किलर्स को छुटकारा पाना, लाशों को छुपाना और भी बहुत कुछ। ये किलर्स द्वारा किलर के लिए चलाए जाने वाला एक हॉस्पिटल है। मेरा डीएनए हॉस्पिटल के डाटा सेंटर के द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए मेरे पास इसे बम से उड़ाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। तो जीवॉन कहती है कि ठीक है, मैं इस आइडिया पर विचार करूंगी सनबाई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस समय उस हॉस्पिटल का देखभाल कौन कर रहा है। ये डिसाइपल नेथनाइल है। वो आदमी एक इंसान भी नहीं है, उसका कोड नाम है नेथनाइल और उसका फुल टाइम जॉब एक डॉक्टर की तरह है। हालांकि उसे गॉड का दिया गया एक जीनियस डॉक्टर कहकर उसे प्राइज किया जा गया है, लेकिन वो एक मेडिकल एक्सीडेंट का कारण बनाया और छुप गया और वो इस दुनिया में कहाँ था कोई भी नहीं जानता था। और 4 साल पहले ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और फिर हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिसमैन कार से आ रहा होता है और वो सामने की तरफ देख के कहता है कि ये क्या है, लॉन्ड्री। इस कमीने ने पुलिस स्टेशन पर ये प्रैंक की, लेकिन तभी वो आदमी काफी ज्यादा हैरान और डर जाता है और उसकी वजह से उसकी गाड़ी सीधे जाके एक दीवार पे लगता है। और हमें देखते हैं कि जहाँ पर वो सोच रहा था कि कपड़े झोल रहा है, लेकिन वहाँ पर कपड़े नहीं बल्कि इंसान लटक रहे होते हैं। और यहाँ पर वो आदमी अपने सीनियर से कहता है कि कैप्टन, ये पहचान लिया गया है कि इस इंसिडेंट में मिले सभी बॉडीज रियो गैंग्स के मेंबर के हैं, जबकि वो एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं। तो अब हमारा मौका है, क्योंकि वो सब एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं और लड़ने लगे हैं। कैप्टन, चले उन सभी को कैप्चर कर ले। और देखते हैं कि एक टीम एक रूम के बाहर आगे होते हैं और उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है कि अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो उन्हें मारने देना ठीक होगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि अगर हम कोई गलती करेंगे तो हम ही मरेंगे, और इनका इस मिशन का नाम होता है वॉर ऑन क्राइम। तो वो कैप्टन अंदर की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि यहाँ से गन पाउडर का स्मेल आ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी गन फाइट हुआ है। पर तभी वो आदमी कुछ देख के काफी देर चौंक जाता है और अपने साथियों को कहता है कि रुको, घुसपैठ करना रुको। अपने मन में कहता है कि आखिर गलत क्या है, यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है और सारे गन्स इस तरह से बैंड हुए क्यों है। रुको, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या ये इंसानों के बीच का फाइट था। और वो सब लोग अंदर आ जाते हैं। तो कैप्टन अपने साथी को कहता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो पहले हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करें। पर तभी कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि
स्टाफ सर्जन फेरंडो। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, क्या गलत है कैप्टन। बट देखती है कि उसके पीछे से एक हाथ आ रहा होता है और उसके सर को पकड़ के घसीटते हुए इसे अंदर ले चला जाता है। और ये देख के कैप्टन चिल्ला के कहता है कि सिट, ये एक घात है, इसके अंदर कोई है, हेडक्वार्टर में सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करो। और अंदर से वो आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो वो कैप्टन सोचता है कि अंदर चल क्या रहा है। फिर देखते हैं कि एकदम शांति हो जाता है, चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है। तो इस कैप्टन कहता है कि स्टाफ सर्जन फेरंडो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता। तो कैप्टन सोचता है कि आखिर अंदर है क्या। तभी दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से आवाज आता है और कुछ चीज बड़ी तेजी से कैप्टन की तरफ आता है। तो कैप्टन जैसे ही नीचे देखता है, वहां पर उस आदमी का शू पड़ा होता है। ये देख के कैप्टन सोचता है कि क्या एक कॉम्बैट बूट। और वो नीचे देखता है, फिर उस सामने की तरफ देखता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सामने देखता है कि ऊपर छत पे सारे लाश लटक रहे होते हैं और नीचे एक आदमी जिसके हाथ पे एक सर होता है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि और मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोग चाहिए। ये देख के वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो कैप्टन, और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। लेकिन उसका एक भी गोली उस आदमी पे नहीं लगता। और शायद यहाँ पर यह आदमी भी मारा गया होता है। और यहाँ पर जीवन पीटर को कह रहा होता है कि सिक्स गैंग के बॉसेस, जो कानून से ऊपर था और 30 साल तक रियो पर राज करते रहे, और वर्ल्ड के बेस्ट मिलिट्री पुलिस ऑफिसर्स, सभी को एक दिन में ही मार दिया गया। मेरे लिए ये क्राइम सीन का नोट्स पाना काफी ज्यादा मुश्किल थे। तो पीटर कहता है कि मुझे एक डाउट है, क्या सच में इंसान की स्ट्रेंथ से गन्स को बैंड करना पॉसिबल है। तो जीवोन कहती है कि सनबे, ये इंफॉर्मेशन सबसे कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट फाइल्स में से है, ये झूठ नहीं है। वो मॉन्स्टर कमीना डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल में है। बिल को उसके सींगों से पकड़ने के बजाय कोई बचाव का रास्ता ढूंढना बेहतर है। तो पीटर उसे कहता है कि तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दी। तो जीवोन कहती है कि राइट, मुझे पता है कि इसे आपको दिखाना एक अच्छा आइडिया है। तभी पीटर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मेरे अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढो। तो ये सुन के जीवन कहती है कि कम ऑन ओल्ड मैन, मैं हार मानती हूँ, बस अंदर जाते ही मर मत जाना। तो पीटर कहता है कि चिंता मत करो, मेरे लाइफलाइन काफी स्ट्रांग है। रुको, मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं तुमसे कुछ पैसा उधार ले सकता हूँ। ये सुन के जीवन हैरानी से कहती है कि क्या, अब आप फिर से कौन सा अजीब प्लान बना रहे हैं। तो पीटर कहता है कि ये कुछ भी नहीं। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। काफी भीड़ भरा इलाका होता है। वहीं पर एक बच्ची अपने डैड को कहती है कि डैड, वहां पर देखो। तो वो सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगता है और कहता है कि पीटर। और वहां पर हमारा पीटर भी होता है। तो पीटर भी ऊपर की तरफ देख के अपने मन में कहता है कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा ग्रीटिंग है। और पीटर के हाथ में एक पैम्पलेट होता है। जब पहली बार पीटर को पकड़ने के लिए उसके लिए एक पोस्टर दिया था और साथ ही ये पैम्पलेट भी बांटा जा रहा होता है, वही बला। और अभी देखते हैं कि सामने ऊपर स्क्रीन पर एक पिक्चर होता है और जहाँ पर लिखा होता है कि 24 अगस्त को पीटर डॉक्टर नेथानाइल को विजिट करेंगे। तो देखते हैं कि एक कार के अंदर से ये एक बूढ़ा आदमी भी उस पोस्टर को देख रहा होता है और कहता है कि आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने ग्लोरी के सर्वर को हैक कर लिया और शोंगो के बनाए गए एडवर्टाइजमेंट को पोस्ट कर दिया। लेकिन क्या ये सच में ठीक होगा। अगर ग्लोरी को ये पता चल गया तो आप बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएंगे बॉस। ये सोचना कि आप सिर्फ एक 19 साल के बच्चे के मजाक के लिए अपने जान को जोखिम में डाल रही है। तो उसके साइड में ही हमारा जीवन बैठी होती है और उसकी बात सुन के जीवन कहती है कि वेल, ऐसा आउटकम तो पॉसिबल है। ये सुन के वो आदमी कहता है कि बॉस, तो फिर आप क्यों। तभी जीवन कहती है कि हालांकि ये कुछ ऐसा है जो मैंने कभी भी नहीं देखा। और बाकी का अपना मन में कहती है कि वो लापरवाह आदमी, उसने 50 सालों में जो भी मिशन की प्लान बनाया है उसमें वो एक बार भी फेल नहीं हुआ है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हो रहा होता है और वहाँ पर सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि क्या तुमने ये सुना, ऐसा लगता है कि जैसे पीटर सच में जिंदा हो। वो एडवर्टाइजमेंट ग्लोरी हेडक्वार्टर के इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड पर दिखाया गया था। तो क्या हम सच में रियल पीटर को देख सकते हैं। और यह बताया जाता है कि ये किलर डिस्पैच है पीटर को कैप्चर करने के लिए। मतलब यहाँ सब लोग पीटर को पकड़ने के लिए आए हैं। इन सभी का विशेषता होता है कि ये लोग लो कॉम्बैट स्किल है और ज्यादातर ये लोग डी रंग के हैं। तो वहाँ पर 3 किलर्स बात कर रहे होते हैं। इनमें से ब्राउन बाल वाला आदमी कहता है कि तो फिर उन्होंने हमें क्यों बुलाया, हालांकि वो बूढ़ा है, फिर भी हम डिसाइपल पीटर को कैसे पकड़ सकते हैं। तो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि हे, हम तो सिर्फ यहाँ पर गेट कीपर है, रियल डील तो वहाँ पर है। और देखते हैं कि सामने 2 बहुत ही हट्टे कट्टे आदमी होते हैं और उनके बारे में बताता है कि जाहिर है वो ब्राजील के फेमस किलर्स थे। उनके चेहरे को देखकर ही लगता है कि वो लोग बहुत ही वायलेंट है।
और इनके बारे में बताया जाता है कि इनका कोड नेम है एजेंट फ्यूंडियास और इनका स्पेशलिटी होता है ये लोग नेथानाइल के मर्सनरीज हैं। ये लोग ए और बी रैंक की रेंज में से है। तो वो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि ए रैंक के किलर्स जिन्हें लाइफ में एक बार भी देखना मुश्किल है, डिसाइपल नेथानाइल खुद। सीरियसली जरा सोचो, हमें डिसाइपल्स के बीच के फाइट देखने को मिलेगा। ब्राउन बाल वाला आदमी कहता है कि मैं हैरान हूँ कि कौन जीतेगा। वो पेशेंट वाला आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स ये नेथानाइल होगा। वो ओल्ड मैन लगभग 70 साल का है और उसको कैंसर भी है, तो जीत डेफिनेटली। तभी कोई चिल्ला के कहता है कि पीटर का होगा। तो ये सुन के वो तीनों ही उस तरफ देखता है और वहां पर हमारा जे और ह्योन होता है जो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर खड़ा होता है और वो लोग कहता है कि जीत डेफिनेटली पीटर सर का होगा। तो उन दोनों की बात सुन के वो आदमी कहता है कि तुम उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हो जिसे हमें पकड़ना है। तो दूसरा वाला आदमी कहता है कि उन्हें छोड़ो, वो नए हैं इसलिए शायद वो पीटर जैसा बनने की सपना देख रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि वो ओल्ड मैन यहाँ पर आए। ये सुनकर वो पहला वाला आदमी कहता है कि हे ऊपर वाले, तुम भी। वैसे उसका चेहरा हर तरफ है इसलिए वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। नहीं, बल्कि शायद वो यहाँ पर आने के बारे में सोचा कभी नहीं। और वही बीच में हमारा पीटर भी खड़ा होता है और यहाँ पर फिर से पीटर के बारे में बताया जाता है कि इसका कोड नेम होता है पेट्रो, लेकिन अभी इसका नाम होता है किम सोंगू और अभी ये एक डी रैंकर है। इसका प्लेस होता है 336 और इसका स्पेशल एबिलिटी, ये एक फॉर्मर डिसाइपल है, मतलब डिसाइपल था पहले यही। तो वहाँ पर वो जो हट्टे कट्टे आदमी था उनमें से एक चिल्ला के कहता है कि ऑल राइट, सब लोग प्लीज अटेंशन दो। जब तुम लोग पीटर के खिलाफ हो तो बैटल में शामिल मत होना, इसके बजाय उसके प्रति सम्मान दिखाने का नाटक करो और उसके पास जाकर ट्रैंक्विलाइजर गन का यूज करो। और वो एक ऐसा पर्सन है जो हाथी को भी 3 सेकंड में शांत कर सकता है। इसके अलावा जैसे ही वो दिखाई दे प्लीज इमरजेंसी बेल बजाना और अपना लोकेशन बताना। रैंक के किलर्स जाएंगे और तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, समझ गए। तो पीटर अपने मन में कहता है कि ये पूरी तरह से कितना इंटरेस्टिंग है, पीटर ही पीटर को पकड़ेगा। तो वो आदमी चिल्ला के कहता है कि सब लोग अपने पोजीशंस लो। तो सभी लोग कहते हैं कि ठीक है सर, और वो सब लोग बड़ी तेजी से अपने पोजीशन पे चला जाता है और पीटर भी बड़ी तेजी से अपनी पोजीशन की तरफ दौड़ते हुए कहता है कि किम सोंगू अपने रास्ते में है। और अपने मन में कहता है कि पीटर अपने रास्ते में है। साथ में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आदमी कहता है कि तो पीटर ने वार डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं कि वहां पर एक पुल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि और कोई ये पूछ रहा है कि क्या ग्लोरी ठीक है, और ग्लोरी के न्यू बॉसेस की स्किल पर डाउट कर रहे हैं। तो एक सफेद बाल वाला बुढ़ा कहता है कि हे ऊपर वाले, ये लड़का तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं तब से चिंतित था जब से उसने पीटर के साथ झगड़ा शुरू किया है। जाहिर है वो अभी उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे होंगे। क्या होगा अगर पीटर आ गए और सब कुछ बिगड़ जाए तो। और वहाँ पर ग्लोरी का न्यू बॉस होता है और वहाँ पर चोई योनचंग भी होता है। तो लाल वाला आदमी कहता है कि चोई योनचंग, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो वो पीटर बास्टर्ड कितना एक्सीलेंट है। तो ये सुन के चोई योनचंग कुछ भी नहीं कहता। तो सफेद बाल वाला आदमी फिर से कहता है कि तो मैन, बात को इतना बढ़ाओ मत और इस प्रॉब्लम को जल्दी से सुलझाने की कोशिश करो। अगर तुम उस ओल्ड टाइगर को पकड़ नहीं पा रहे हो तो जल्दी करो और हार मान लो ताकि हमें कोई एक्शन ना लेना पड़े। तभी ग्लोरी का बॉस कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने इतना आगे तक नहीं सोचा था। और देखते हैं कि चोई योंगचंग और वो बाकी लोग भी काफी ज्यादा घबराए होते हैं। और ग्लोरी का बॉस कहता है कि अब से मैं अपने सीमा में ही रहूंगा। आफ्टर ऑल ऐसा लगता है कि एल्डर्स के प्रति मेरा मेहमान नवाजी मुझे ये भुला दिया है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और उसने उस सफेद बाल वाला आदमी को नीचे पानी में डुबा दिया होता है और उसे कहता है कि अगर तुम आर्मी चीफ हो तो तुम्हें माहौल को बेहतर तरीके से समझना चाहिए। तुम्हें मिलिट्री से डिस्चार्ज ले लेना चाहिए था, तुम फकिंग ओल्ड मैन। क्या तुम सोचते हो कि मैं एक बेवकूफ हूँ। और अपने मन में कहता है कि इसके लिए रेडी रहो पीटर। चलो देखते हैं कि तुम मेरे फादर का महान कीर्ति, मेरे बनाए गए मास्टरपीस को हरा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर एक आदमी की गर्दन को पकड़ता है और वो आदमी कहता है कि रुको रुको। इसी के साथ वो उसकी गर्दन को बड़ी तेजी से घुमा देता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पीटर किसी को मार रहा है। लेकिन दूसरे ही सीन में देखते हैं कि वो आदमी काफी खुश होकर पीटर को कहता है कि वाह, ये काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। आप जैसे यंग डॉक्टर ने ये टेक्निक कब सीखा। पीटर कहता है कि अरे ये कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा बस जॉब का एक पार्ट है। उसने उसकी गर्दन के वाइटल पॉइंट्स पर हिट किया होता है। तो उस आदमी को पूछता है कि वैसे क्या आप हॉस्पिटल में ना ह्योंग इल नाम का कोई डॉक्टर को जानते हैं। ये सुन के वो आदमी कहता है कि ना ह्योंग इल,
मैंने पहले कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। फिर पीटर चलते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नेथानेल को ढूंढने की जरूरत है। हालांकि नाहियोल नाम के किसी पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या वो छिप गया है अपना आइडेंटिटी त्यागने के बाद? जो भी केस हो, एक बात पर मैं तो निश्चित हूँ कि डिसाइपल नेथनियल इस हॉस्पिटल में ही है। वो ऊपर से नीचे की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे किलर्स भी मौजूद होता है जो पीटर को पकड़ने के लिए होता है। तो उन लोगों को देखकर पीटर कहता है कि तो ये स्पीड का बैटल है कि कौन दूसरे को पहले ढूंढता है। तभी पीछे से कोई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सोंगू? तो पीटर उसकी तरफ देखता है और वहाँ पर जे और हेयोन होता है। तो हेयोन कहता है कि जल्दी करो और जाओ। और वो दोनों पेशेंट बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो उन दोनों को देखकर पीटर कहता है कि क्या जिसके पैर में चोट लगा है उसे बैठना नहीं चाहिए? तो हेयोन कहता है कि डिटेल्स के बारे में चिंता मत करो। पीटर पूछता है कि स्टूडेंट यूना के बारे में क्या? तो हेयोन कहता है कि यहाँ नहीं आ सकती है, वो हमारे लेवल के नहीं है। वो मुश्किल से ही 335 रैंक पर है। तो पीटर कहता है कि मैं तो 336 रैंक पर हूँ। तो जे कहता है कि तुम हमारे राइट हैंड मैन हो, तुमने कोई भी खराब रस्सी नहीं चुना है। जब तक तुम इधर उधर खेल रहे थे तब हमने पूरे लॉबी में घूमा। ये सुन के पीटर कहता है कि गुड जॉब। तो हेयोन कहता है कि अगर तुम किसी को भी सस्पिशियस देखते हो तो हमें बुलाना, तुम तो बेकार हो, तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो पीटर कहता है कि मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। तभी हेयोन चिल्ला के कहता है कि रुको, ये क्रेजी है, मुझे लगता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया। तो ये सुन के हेयोन कहता है कि क्या, कहाँ पर हेयोन? सामने से एक बूढ़ा आदमी भी जाता है जो बिल्कुल पीटर की तरह ही कपड़े पहना होता है। तो उसे देखकर जे कहता है कि वाह, ये तो पागलपंती है, वो सच में वही है, बिल्कुल सेम दिखते हैं वो दोनों। पता नहीं ये दोनों कहाँ से सेम दिखते हैं। और हमारा पीटर ये देख के अपने मन में कहता है कि भला कैसे ये मेरे जैसा दिख रहा है। तभी जे और ह्यून उसके पास चला जाता है और उस ग्रैंडपा को कहता है कि और उस ग्रैंडपा को आहिस्ता से कहता है कि हे ग्रैंडपा, आप वही हीरो है ना? तो वो ग्रैंडपा थोड़ा हैरान होकर कहता है कि क्या हीरो? हाँ, मैं एक बार हीरो था वियतनाम वार में। उन दोनों को इस तरह से देखकर पीटर कहता है कि हे गाइस, ये ओल्ड मैन पीटर नहीं है। लेकिन वो दोनों कहाँ किसी के सुनने वाले हैं। वो दोनों ही उस ओल्ड मैन को पकड़ के कहता है कि सर, आप यहाँ पर नहीं हो सकते, हम आपको यहाँ से भागने में हेल्प करेंगे। और ये देख के तो वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हे, मुझे जाने दो तुम कमीनो, मैं यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो दोनों सुनते ही नहीं। उसके बाद वो कहता है कि बस आप हमें फॉलो करें, ठीक है? और उन्हें जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी एक नर्स हमारे पीटर के पास आके कहती है कि क्या आपको सिरिंज की जरूरत है? ये सुन के वो पीटर कहता है कि आपका मतलब क्या है? तो ये सुन के वो नर्स कहती है कि क्या इसी वजह से आप उस ग्रैंडपा को नहीं पकड़े हैं? तो पीटर मुस्कुरा के कहता है कि ओह ऑल राइट, मैंने ऑलरेडी उनका ब्लड ले लिया है। और पीटर अपने मन में कहता है कि तो पीटर को हंट करना शुरू हो गया है। और देखते हैं कि सामने जितने भी बूढ़े आदमी होती है, हॉस्पिटल के सारे नर्स बारी बारी करके उनके पास आने लगता है और उन्हें ब्लड के लिए पूछता है। तो एक नर्स एक ग्रैंडपा के पास जाके कहता है कि सर, हमें आपके ब्लड कलेक्ट करने की जरूरत है। तो एक दूसरा वाला ओल्ड मैन एक दूसरे नर्स को कहता है कि आप मेरा ब्लड क्यों लेना चाहते हैं? तीसरी वाले नर्स एक और बुड्ढे के पास जाके कहता है कि ये बस एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है सर। तो वो बुड्ढा कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। और इधर जे और ह्योन अभी भी उस बूढ़े को वहां से घसीटते हुए ले जा रहा होता है। तो वो बूढ़ा चिल्ला के कहता है कि रुको तुम कमीनो, मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, मुझे जाने दो अभी। तो वो दोनों ही उसे चुप कराते हुए कहता है कि आहिस्ता बोले, हमें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी ह्योन के साथ कोई लड़की टकराती है। तो ह्योन गुस्से में कहता है कि ये कौन बास्टर्ड है, क्या तुम्हारे आंखें तुम्हारे सिर के पीछे लगा हुआ है? तो वो लड़की कहती है कि आई एम सॉरी। लेकिन जैसे ही ह्योन देखता है कि ये योना है तो वो कहता है कि लियोना, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम तो 335 की हो, तो तुम यहाँ पर नहीं हो सकती। तो योना घबरा के कहती है कि वो तो बस मेरा छोटा ब्रदर यहाँ पर है, इसलिए। ये सुन के ह्योन कहता है कि लेकिन तुमने तो हमें ये कभी भी नहीं बताया। तो लियोना जल्दी से वहां से जाती हुई कहती है कि वैसे मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो उसे इस तरह से जाते हुए देखकर जे पूछता है कि अब उसे क्या हुआ? तो ह्योन हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? वो यहाँ पर भाग गई क्योंकि वो मेरे 333वां प्लेस को देखकर डर गई। और पीटर भी योना को जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि स्टूडेंट योना यहाँ पर क्यों आई है? बट तभी हमारे पीटर की चश्मे पे लगे हुए एक डिवाइस से आवाज आने लगता है जो जीवन की होती है। वो कहती है कि क्या अभी ये समय है कि आप अपने जूनियर्स के बारे में चिंता करें? पीटर अपने मन में कहता है कि जीवन, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। और जीवन कहती है कि क्या आपने नेथानाइल को ढूंढने का तरीका ढूंढ लिया है? ऐसा लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट को कुछ भी पता नहीं है।
तो पीटर कहता है कि मैं अभी भी सोच रहा हूँ, और अपने मन में कहता है कि मैं और नेथानाइल दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिसमें मैं उसे खुद को रिवील करने के लिए प्रेरित कर सकूं, बिना ये एक्सपोज किए कि मैं किम सोंगू हूँ। तभी देखते हैं कि सामने वही हट्टे कट्टे दो आदमी में से एक आदमी होता है। तो वो आदमी पीटर को देख के कहता है कि ग्लोरी के डी रैंकर, तुम अपना जॉब ठीक से कर रहे हो ना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसका नाम होता है रोड्रिगो। ये फॉर्मर एजेंट फ्यूनेरेरियो है, और ये एक बी रैंक का किलर है, और किल करना इसका हॉबी होता है। तो उसे देखकर पीटर बहुत ही मुस्कुरा के कहता है कि हेलो सर, मैं डी रैंकर किम सोंगू हूँ। मैं यहाँ से बस गुजर रहा था। वो जीवन को कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने ये ढूंढ लिया। तो जीवन कहती है कि क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं आप। तो पीटर कहता है कि जबकि वो अपने चेहरा नहीं दिखा रहा है, तो मैं उसे फंसाने जा रहा हूँ। जीवन, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है उसे यूज करने का। तो ये सुन के जीवन कहती है कि ऑलरेडी? क्या ऑलरेडी? तो पीटर कहता है कि मैं अब एक्शन लेने जा रहा हूँ, तो आप रेडी हो जाओ। जीवन भी अपने चश्मे को ठीक करके कहती है कि ओके, मेरे लोग अपने हाथ गंदे कर सकेंगे। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि पीटर अपने हाथों को साफ करता है, और फिर मास्क वगैरह सब कुछ पहनता है, और ऑपरेशन रूम में घुसता है। तो वहीं पर सामने वही वाला टकला होता है। तो वो उसे देखकर कहता है कि क्या, तुम कौन हो? तो पीटर कहता है कि मैं ऑपरेटिंग सर्जन डी रैंक किलर किम सोंगू हूँ। ये सुन के वो आदमी अपने डंडे को लेकर उठ जाता है और कहता है कि डी रैंकर, तुम यहाँ से बाहर निकलो और जाके पीटर को ढूंढो। तो पीटर कहता है कि लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जिसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ। डिसाइपल नथानियल, वो अभी कहाँ पर है? ये सुन के वो टकला कहता है कि क्या, तुम जैसे मामूली से डी रैंकर वाले पर्सन उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? तो पीटर कहता है कि वेल, मुझे जवाब की उम्मीद नहीं था, लेकिन एक किलर का किसी के बारे में पूछने का एक ही मतलब होता है, उसे मारने के लिए। ये कह के पीटर बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देख के वो टकला भी हंसते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था, तुमने काफी अच्छी टाइम पाया है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि एक आदमी दौड़ते हुए आके चिल्ला के कहता है कि प्रोफेसर, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। तो वो प्रोफेसर कहता है कि वो क्या है? तो वो आदमी उस प्रोफेसर को एक टैब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इसे खुद ही देखना चाहिए। तो उसमें हमारा पीटर और उस टकले का वीडियो होता है। ये देख के प्रोफेसर कहता है कि क्या ये सीसीटीवी फुटेज नहीं है? तो वो आदमी कहता है कि ये ईस्टर्न विंग के थर्ड फ्लोर के ऑर्थोपेडिक ऑपरेटिंग रूम है। और मैं बता दूं कि ये प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि नेथानाइल होता है। तो नेथानाइल उस वीडियो को देख के मुस्कुराने लगता है, और देखते हैं कि उस वीडियो में हमारा पीटर और उस टकले का बीच का फाइट होता है, जहाँ पर वो टकला अपने बैट को बड़ी तेजी से घुमाता है, लेकिन उससे भी तेजी से हमारा पीटर उसके पीछे आ जाता है, और फिर वो उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है, और उसे और एक किक मार के पीछे हटा देता है। लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही वो उसे दोबारा एक पंच मारता है, और इसी पंच के साथ उसका काम तमाम कर देता है। ये देख के नेथानाइल हंसते हुए कहता है कि हे ऊपर वाले, बस 10 सेकंड। और हमारा पीटर चलते हुए सीसीटीवी के पास आ रहा होता है, और इधर नेथानाइल अपने मन में कहता है कि सिर्फ 10 सेकंड, उसने एक बी रैंक के किलर को सिर्फ 10 सेकंड में ही हरा दिया। और वो पीटर की फेस को जूम करके देखता है, और ये देख के मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमारा पीटर ने अपने फेस को रिवील किया है। और उसे देख कर मुस्कुरा के कहता है कि वो फाइनली फाइनली पीटर आ ही गया। अब ये पीटर का फेस इतना बुरा क्यों देख रहा है, ये तो हमें बहुत जल्दी पता चलेगा। तो नेथानाइल उस आदमी को पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो वो आदमी घबराते हुए कहता है कि हम फिलहाल सिक्योरिटी टीम से ये कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आपको जो फुटेज दिखाया है उसके अलावा बाकी हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी फाइल रियल टाइम में डिलीट किया गया है। हमारे पास इसे रोकने के लिए टेक्निकल स्किल नहीं है, इसलिए प्रोफेसर प्लीज प्लीज मुझे एक बार माफ कर दें। तो प्रोफेसर कहता है कि तुम बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे हो पार्क संगडो। और देखते कि पार्क संगडो हंस रहा होता है, और नेथानाइल कहता है कि खैर, मेरे लिए भी यही बात है, ये सोचना कि पीटर आ गया है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो वेट भी नहीं कर सकता। और देखते हैं कि पार्क संगडो एक ट्यूब में भरा होता है, और वो भी मुर्दा। और पता नहीं ये पार्क संगडो का चश्मा क्यों अभी तक उतारा नहीं गया है। खैर, तो वहां पर पार्क संगडो जैसा बहुत सारे आदमी भरा होता है इस तरह के ट्यूब में। तो नेथानाइल कहता है कि ग्राइसोन, शोयर, कार्टेन और रॉबर्ट, हम सभी तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। मैंने वीआईपी सीट खाली कर दिया है, इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। और देखते हैं कि वहां पर बहुत सारा ट्यूब होता है जिसके अंदर बहुत सारे आदमी भरा होता है, और बीच में एक स्पेशल ट्यूब होता है जो हमारे पीटर के लिए रखा है। और उस ट्यूब को देख के नेथानाइल अपने मन में कहता है कि पीटर, मैं तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर रखना चाहता हूँ,
और यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा जीवन कहती है कि ये अमेजिंग है ना। मैं श्योर हूँ कि वो लोग फंस गए होंगे, हालांकि मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन मुझे अभी भी ये अमेजिंग लग रहा है। सेक्रेटरी किम ने कहा है कि एक्सप्रेशन और यहाँ तक कि रिंकल्स भी एकदम परफेक्ट है। और यार ये हमारे पीटर की जो बूढ़ा वाला फेस किया था वो असल में एक ऐप के जरिए से किया गया था। खैर तो पीटर उसके बात सुन के कहता है कि जबकि उन्होंने चारा निगल लिया है तो नेथनाइल खुद को शो करेगा। तो जीवन कहती है कि मुझे यकीन है कि वो हैरान होगा, हर जगह लोग होने के बावजूद भी उस पर इस तरह से अटैक किया गया। मैं ये देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ कि उस कमीने का फेस कैसा दिखता होगा। आप क्या करने वाले हैं सन भाई? तो पीटर अपने मार्क्स वगैरह सब कुछ डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि जबकि चारा फेंक दिया गया है तो हंटर इंतजार में रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बेंच पे बैठी हुई हमारा रियोना खाना खा रही होती है और अपने फ़ोन के मैसेज को देख रही होती है जहाँ पर लिखा होता है कि हेलो लियोना, मैं डिवाइन ऑनर हॉस्पिटल का जियोंग जिन हो। तो योना रिप्लाई दी होती है कि हेलो सर, क्या आपने यूजिन के हॉस्पिटल की मंथली फीस के बारे में मैसेज किया है? आई एम सॉरी, मैं इसे हफ्ते के आखिर में दे दूंगी। तो वो आदमी कहती है कि अरे मैं इस वजह से तुम्हें मैसेज नहीं किया है, हमारे प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं लियोना। मैं तुम्हें लेने के लिए डिवाइन ऑनर हाई स्कूल के गेट में एक कार भेज दूंगा। तो उस मैसेज को देखकर यूना अपने मन में कहती है वो एक ही पर्सन है जिसे सारे किलर्स प्रोफेसर कह के बुलाते हैं, ये डिसाइपल नेथानिएल है। लेकिन उसके जैसा कोई मुझसे क्यों मिलना चाहता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसे पता चल गया है कि उस दिन क्या हुआ था? बेहतर होगा कि मैं अभी किसी से भी ना मिलूं, वरना मैं सभी को बहुत बड़े डेंजर में फेंक दूंगी, स्पेशली वो लड़का किम सोंगू। मैं नहीं चाहता। बट तभी कोई ऐसे कहता है कि हे, तो वहां पर हमारा पीटर आ गया होता है और उसके कंधे में जैसे ही हाथ रखता है उसे देखकर हमारा योना चिल्ला के कहती है कि किम सोंगू। तो पीटर कहता है कि क्या बात है, मुझसे मिलने में क्या बुराई है, क्या मैं कोई भूत हूँ? तो यूना बहाना बनाती हुई कहती है कि मॉम ने मुझे खाना खाने के लिए आने को कहा है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। पता नहीं ये लोग मॉम के ही क्यों बहाना बनाने के लिए सोचती है, क्योंकि ये लोग तो अनाथ हैं। तो उसकी इन बातों को सुनकर हमारा पीटर उसे फिर से बैठा देता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो और यहाँ पर बैठो। तो योना कहती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है? तो पीटर अपने हाथ के बकेट को दिखा के कहता है कि मैं किम सोंगू डी रैंक का किलर हूँ जो यहाँ पर खाना खाने के लिए आया हूँ। तो योना कहती है कि जा और कहीं और जगह पे जाके खुद से खाओ। तो पीटर कहता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने गलती से 2 मील ऑर्डर कर दिया है, इस प्लेस पर मिनिमम 2 चिकन ऑर्डर है। तो ये सुन के यूना मुंह फुलाने लगती है। बट तभी पीटर हमारा वहाँ पर बैठने लगता है और कहता है कि वैसे भी मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, मैं यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आने से पहले थोड़ी देर पहले ही आ गया हूँ। ये सुन के यूना कहती है कि क्या, किसी से मिलने? और अपने मन में कहती है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर मैं उसके साथ इस तरह से पकड़ा जाऊँ तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। तभी पीटर उसकी तरफ एक चिकन लेग पीस आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसे जल्दी से लो वरना ये मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो योना अपने मन में कहती है कि नहीं, मुझे उसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे पल में देखते हैं कि उसने उस चिकन को ले लिया होता है, यहाँ तक कि उस पूरे बकेट को भी ले लिया होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खाने वाली नहीं हूँ, इसलिए जाओ यहाँ से। तो पीटर कहता है कि तुम मेरे पूरे चिकन बॉक्स को लेने के बाद ऐसा कैसे कह सकती हो? और यूना खाने लगती है और कहती है कि मैं बस एक ही खाऊंगी। तो पीटर कहता है कि जैसा तुम्हारा मर्जी हो। लेकिन दूसरे ही सीन में देखते हैं कि उसने सारे खा लिया होता है और ये देख के पीटर कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बस एक ही खाओगे। तो यूना कहती है कि हाँ, मैं तो बस एक ही खा रही हूँ। तो पीटर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदमाश हो। फिर खाना खत्म करने के बाद यूना कहती है कि तो तुम किसके लिए वेट कर रहे हो? तो पीटर कहता है कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम डेंजर में पड़ जाओगे, इसलिए बस चिकन खाओ। तो यूना कहती है कि मैंने सारे खा लिया है, इसलिए बताओ तुम्हारे डिवाइन ऑनर जनरल हॉस्पिटल में आने का असली वजह क्या है? मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुझे ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे तब मैं ऑक्टोपस के साथ थी। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि तुम और ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो। हालांकि अगर मैं तुम्हें हेल्प करूं तो भी हम उसे ढूंढ नहीं सकते। मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी जिस पर मुझे पूरा यकीन है। आई एम सॉरी किम सोंगू, वो ग्रैंडपा मुझे बचाने की कोशिश में शूट हो गए। ग्रैंडपा पीटर शायद मर गए होंगे। तभी पीटर कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुन के यूना हैरानी से कहती है कि किसी को? किसको? तो पीटर कहता है कि तुम्हें इस मामले में घसीटना नहीं चाहता हूँ मिस यूना, लेकिन इस इंसिडेंट के कारण मुझे यकीन है कि तुमने उसे कम से कम एक बार तो इस हॉस्पिटल में देखा ही होगा। डिसाइपल नेथानियल, क्या तुम उसे पहचानते हो? और वो उसकी फ़ोन में पिक्चर दिखाता है।
योना भी उस पिक्चर को देख रही होती है और पीटर कहता है कि ये मत कहना कि तुम उसे नहीं जानते। डी रैंक का ली योना को यहाँ पर पीटर के हंट के लिए नहीं चुना गया है, उसने तुम्हें अलग से यहाँ पर बुलाया है। तभी योना कहती है कि नहीं बेवकूफ, वो नेथानाइल नहीं है। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या? तभी योना कहती है कि असली नेथानाइल। तभी कोई उसे कहता है कि मिस लियोना। तो योना उसकी तरफ देखता है और वहाँ पर कुछ लोग आ रहे होते हैं और कह रहा होता है कि आप बिना किसी एस्कॉर्ट की इधर उधर भटक रही है। मुझे लगता है कि मैंने आपको ऐसा ना करने के लिए कहा था। आफ्टर ऑल वो आदमी पहले ही यहाँ पर आ चुका है और वो दोनों ही उन लोगों की तरफ देखता है। तो यूना काफी ज्यादा घबराने लगती है और कांपने लगती है। और पीटर अपने मन में कहता है कि फाइनली उसने खुद को दिखाई दिया। और यहाँ पर फाइनली हमें डिसाइपल नथानियल का चेहरा दिखाई जाता है। नथानियल कहता है कि प्लीज अपने शब्दों पर ओबीडियंट बने रहे। और यहाँ पर इसके बारे में बताया जाता है कि इसका कोड नेम होता है नथानियल और ये सियोल डिवाइन ऑनर जनरल हॉस्पिटल का इंचार्ज होता है और इसका स्पेशलिटी अभी तक बताया नहीं गया है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।